और स्टॉक्स में आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज लगातार तीसरा दिन कमजोरी वाला है। हालांकि कमजोरी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव जरूर है। हल्की कमजोरी निफ्टी में, सेंसेक्स करीब 100 अंक नीचे है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हमने 2 दिन तक स्ट्रेंथ देखी है, लेकिन आज निफ्टी बैंक से भी थोड़ी सी कमजोरी के ही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट से कमजोरी के संकेत नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप वाला जो बास्केट है वहां पर आज हम बाइंग देख रहे हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ को देखेंगे तो 1298 शेयर एनएसई पर मजबूत है, 648 शेयर कमजोर है। यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले अभी भी बाजार में 2 बढ़ने वाले शेयर मौजूद हैं। हालांकि अगर हम फ्रंटलाइन स्टॉक्स की बात करें तो चीन से जीडीपी के अनुमान से बेहतर आंकड़े आए थे, उनसे सपोर्ट मिल रहा है मेटल स्टॉक्स को, क्योंकि चीन न सिर्फ मेटल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बल्कि सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो इसलिए वहां पर हम मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में, खासतौर से टू व्हीलर में कल हमने प्रेशर देखा था। बजाज ऑटो आज रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, 1.5% की तेजी वहां पर है। लेकिन आईटी में इन्फोसिस के नतीजों के बाद, इन्फोसिस के नतीजे पिछले हफ्ते आए थे और इस पूरे हफ्ते में हम वो प्रेशर लगातार देख रहे हैं। कल एकमात्र जो चढ़ने वाला शेयर था एचसीएल टेक, आज वहां पर भी प्रेशर है। ये शेयर भी आज इनफैक्ट निफ्टी का टॉप लूजर ये शेयर एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। ऊपर से 3 शेयर निफ्टी के कमजोरी वाले ही हैं। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में अगर हम सेक्टोरल एक्शन की बात करें तो बढ़िया हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चावल वाले स्टॉक्स में आज तेजी है और उसकी वजह यह है कि केआरबीएल में एक दिग्गज निवेशक है अनिल गोयल, उन्होंने अपना हिस्सा थोड़ा सा बढ़ाया है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि इस साल ग्लोबल डेफिसिट की, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो अंतर है वो बढ़ने की उम्मीद है। और उसके कई सारे रीजंस हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्लड की स्थिति थी, चाइना में थोड़ी सूखे जैसी स्थिति थी, यूक्रेन वॉर को लेकर थोड़े से सप्लाई को लेकर कंस्ट्रेंट्स थी। इसलिए चावल वाले शेयर आज चल रहे हैं। आज केआरबीएल, कोहिनूर, एलटी फूड्स, चमनलाल सेठिया, ये तमाम शेयर आज तेजी का हमें मोमेंटम दिखा रहे हैं। लेकिन दिग्गजों में मेटल, कुछ हद तक ऑटो एंड माइनिंग वाले भी कुछ स्टॉक्स, ये बाजार को सहारा देने का काम कर रहे हैं। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बात करें तो आज बैंकिंग फाइनेंशियल में एक्सिस बैंक और एचडीएफसी में थोड़ी सी हमें तेजी देखने को मिल रही है, वहां से बाजार के लिए सहारा आ रहा है। रिलायंस कल की कमजोरी के बाद वो भी आज थोड़ा सा संभलता हुआ जरूर दिख रहा है। तो आपके हम आज जो सवाल हैं शेयरों से जुड़े उसको भी शामिल करेंगे और बाजार पर आपका व्यू क्या होना चाहिए। इंट्राडे में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, ये भी आपको हम बताएंगे। पहले सवाल पूछने का आपको तरीका बता देते हैं। 9167329108 इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता हो, और हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। और अगर आप सोशल मीडिया पर 18 स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर आसानी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पता भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर जाकर आप फोन कीजिए और अपने सवाल हमसे जरूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, शेयर इंडिया के रवि सिंह और 5 पैसा कैपिटल के रुचित जैन। रवि और रुचित, आरआर का कॉम्बो आज है। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। रुचित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। लगातार तीसरे सत्र में हल्की सी कमजोरी, लगातार 9 सत्र की तेजी के बाद, और ये कमजोरी हम बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कल 17,700 के आसपास बाजार को टिकने में मुश्किल आई और 17,600 से 700 वाला जो दायरा है उसको बाजार ने पकड़ के रखा हुआ है। रुचित, आपको क्या लगता है कि यही रेंज आज रहेगी दिन भर की, 17,600 से 700 वाली? और अगर किसी को ट्रेडिंग के मौके खोजने हो बाजार में तो वो कैसे मिलेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। आई थिंक मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले हफ्ते 9 ट्रेडिंग सेशंस तक मार्केट ने रैली दिखाई थी, जहां पे प्रीवियस डे लो नहीं तोड़ा था। और यूजुअली जब इतनी बड़ी मूव एकदम शॉर्ट टर्म में आ जाती है तो काफी ओवरबॉट रीडिंग्स हो जाते हैं। अब वो ओवरबॉट रीडिंग्स को कूल ऑफ करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो एक प्राइस वाइज करेक्शन जहां पे हम फिर से रिट्रेसमेंट देखते हैं पिछले अप मूव का, या फिर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज कुछ दिनों के लिए रहता है, मार्केट्स अपने रीडिंग्स को एडजस्ट करता है और फिर अपना ट्रेंड वापस से रिज्यूम होता है। तो फिलहाल आप देखेंगे ऑल्दो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम हायर लेवल से कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन ऐसे कोई ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग नहीं है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कोई ना कोई सेक्टर मार्केट में मोमेंटम, जैसे कल फार्मा था, आज मेटल्स है, कोई ना कोई सेक्टर्स है जो मार्केट्स में मोमेंटम इंटैक्ट रख रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि हम शायद ज्यादा डाउनसाइड करंट लेवल से नहीं देखेंगे। 17,500 से 17,600 ये आइडियली काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज रहेगा मार्केट्स में, और आई थिंक ये जस्ट एक टाइम
वाइज करेक्शन की तरह से हम देख रहे हैं। इंट्राडे के लिए हमको बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन में यूजुअली ट्रेंड साइडवेज रहता है इंट्राडे में। सो यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 17,580 से 17,600 ये सपोर्ट रेंज रहेगा, और ऊपर 17,700 रेजिस्टेंस है, और इसी रेंज में मार्केट को ट्रेड होते हुए देखेंगे। लेकिन यस, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें लग रहा है कि मार्केट्स में जो अपमूव है वो आगे चल के और आनी बाकी है। तो ये जो छोटे मोटे डिक्लाइंस आ रहे हैं, ये डिक्लाइंस में आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। ओके, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की राय इस गिरावट में भी ये राय, और स्टॉक स्पेसिफिक रही है ऐसे मार्केट में, ये राय इस वक्त बाजार पे बढ़ रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपके सवालों को शामिल करेंगे, और पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से प्रदीप सिंह। प्रदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ मैडम, वो मैंने अडानी पावर लिए थे 300 के करीब में, 300 शेयर, तो 200 के करीब अपना कर रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो क्या करूं मैडम मैं? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। रवि, आप सुझाव दीजिए अदानी पावर पर। वैसे तो पूरा का पूरा पावर स्पेस ही हम देख रहे हैं अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, और अदानी पावर, जब दूसरे अदानी ग्रुप के शेयर्स चल रहे थे, अदानी पावर उस समय भी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। इनकी भी खरीदारी काफी ऊपरी लेवल पर है, और नुकसान अगर आपको बताएं तो 30,000 से ज्यादा का नुकसान इनको इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। तो नुकसान काफी हो चुका है, उसकी भरपाई कैसे करें अभी? देखिए, मुझे लगता है इस समय पूजा जी की ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है उसमें अदानी के पूरे ग्रुप जो है वो एक रोलर कोस्टर राइड दे रहे हैं। मतलब आपको एक टाइम पे रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं, एक टाइम पे आपके रिटर्न्स थोड़े से कम होते हुए नजर आते हैं, लॉस भी आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सेटल डाउन होने देना चाहिए। रही बात स्टॉप लॉस की, तो आप 170 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पावर की डिमांड आगे अच्छी खासी निकल सकती है, और अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इनको यहाँ पर वेट एंड वॉच की थोड़ी पॉलिसी रखनी चाहिए। इन केस अगर जैसे इनका लॉस ज्यादा है, 300 के ऊपर खरीदा है, तो अगर 200 के ऊपर ये वापस निकलता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर परचेजिंग और करनी चाहिए, और 250 और 280 के लक्ष्य दिख सकते हैं। तो यहाँ पर 170 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, ये व्यू आपके स्टॉक्स पर। पंजाब चलेंगे, वहां से दीपक हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर, मैंने ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर लिए थे जी, 1000 शेयर 28 रुपए के थे, और 28 रुपए से 26 रुपए के भाव पर 28 सर, 28। दीपक, आप पहले भी शायद सवाल हमसे पूछ चुके हैं ब्राइटकॉम पे। नहीं सर, मेरी बात तो पहली बार हो रही है, चलो हो सकता है। अच्छा ठीक है, पहली बार। ठीक है। तमाम लोग ऐसे हैं जो ब्राइटकॉम में फंसे हुए हैं। दरअसल ब्राइटकॉम वो शेयर रहा है जो काफ़ी ब्राइटनेस दिखाई, बिल्कुल अपने फंडामेंटल्स के विपरीत जाकर इस शेयर में हमने 100 रुपए के भी भाव देखे। आपने ब्राइटकॉम के होर्डिंग्स देखे होंगे, एडवर्टाइजिंग वाले स्पेस में ये काम करती है कंपनी, और इसके प्राइस को हमने 100 रुपए के ऊपर जाते हुए देखा। एक साल में कुछ ही समय में बहुत तेज रैली देखी हमने। 10 रुपए से भी नीचे का शेयर था, 100 रुपए तक की रैली इसने की, वहां से फिर से ये करेक्ट हुआ, और अब ये फिर से 13 रुपए के आसपास आ गया है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि शायद अब तो ये 100 वाला शेयर 25 रुपए का हो गया, अब शायद मौके हैं, अब क्या इसमें खोने को है, फिर से शायद चढ़ सकता है। लेकिन दरअसल ये थियरी बाजार में काम करती है नहीं, और बार बार हम निवेशकों को ये सचेत भी करते हैं कि बिना कंपनी को समझे, सिर्फ भाव देखकर, सिर्फ वैल्यू देखकर, आप अंदर की वैल्यू देखिए पहले कंपनी में, उसके बाद निवेश को लेकर कोई भी फैसला कीजिए। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, ब्राइटकॉम 26 रुपए 28 रुपए पर इन्होंने लिया, और अब ये 13 रुपए के आसपास का शेयर है, आधे से भी कम का भाव रह गया है। और आप देखिए 3 महीने का चार्ट दिखा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, और 50% से ज्यादा गिर गया इस टाइम पीरियड में भी। आज 5% नीचे है ये। क्या सलाह होगी आपके ब्राइटकॉम को लेकर, और ब्राइटकॉम जैसे और भी ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो इस तरह की रफ्तार दिखाते हैं, उन पर आप अपना व्यू शेयर कीजिए। अभिषेक जी, पहली बात तो थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, बिकॉज ब्राइटकॉम पे मेरे पास इतनी क्वेरीज आई है कि आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि लोगों को पता चले। देखिए, सबसे बड़ा थोड़ा सा मैंने इस पे एनालिसिस भी किया। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपने बिल्कुल सही बताया कि डिजिटल और एडवर्टाइजिंग में काम करती है, लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो बाहर कहती है कि वो फॉरेन एक्विजिशन कर रही हैं, और लोग डोमेस्टिक यानी कि यहाँ का इन्वेस्टर ये समझ ही नहीं पाता कि फॉरेन का जो एक्विजिशन कर रहे हैं वो प्रॉफिट है या लॉस है, और इस वजह से
ब्राइटकॉम ने अपने पूरे के पूरे अकाउंट को मैनिपुलेट किया और इसीलिए ₹1.60 का शेयर, यानी कि 22 मार्च की मैं अगर बात करूं 2021 में, तो ये शेयर ₹3.50 का था और इसने हाई बनाया एक 13 दिसंबर 2021 को ₹120 का, और आज ₹13 है और अब ये वापस से ₹1.60 के पास आ जाएगा। तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप इसमें बने रहें या कुछ आपका पैसा डबल होगा। जो ₹13 चल रहा है ये ₹1 आ जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको, मैं समझता हूं आपको निकलना मुश्किल होगा, लेकिन अभी हालात ऐसे ही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप हमेशा, अभिषेक जी ने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले ये जरूर समझें। ये जरूरी नहीं कि कंपनी अगर ये कह रही है कि वो बाहर फॉरेन एक्विजिशन कर रही है तो वो सब कुछ अच्छा है, सब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही कर रही है। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बुक्स को बढ़ाने के लिए, और आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है, कंपनी बनाइए, बाहर से एक्विजिशन दिखाइए, अपनी कंपनी बेच दीजिए, प्रमोटर भाग जाता है, इन्वेस्टर फंस जाता है। इस तरीके के स्टॉक से बिल्कुल दूरी बना कर रखिए। बहुत बड़ी लिस्ट है, आपसे आगे इस पे ऐसी चर्चा होती रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी ब्राइटकॉम से आपको यहाँ पर अब डिस्टेंस बनानी है, एग्जिट हो जाइए। जो पैसा बचा है उसको बचा लीजिए, क्योंकि ₹1.60 के हालात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रवि ने, और शायद उसकी स्थिति आ भी जाए। और रवि, डर इस बात का है कि शायद निकलने का मौका न मिले, क्योंकि ये जो कंपनी है ये रेगुलेटर के रडार पर भी है। सेबी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है, और नोटिस भी इसी चीज़ को लेकर है कि इन्होंने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, और इसके चलते प्रमोटर ग्रुप, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, उनके जो की मैनेजमेंट लेवल पे जो अधिकारी हैं, उनको ये शो कॉज नोटिस भेजी गई है। और लगातार 3 दिन से हम इस शेयर को देख रहे हैं। सोमवार को ये खबर आई, उसके बाद से लगातार ये 5% के लोअर सर्किट पर ही ट्रेड कर रहा है। तो निकलने का मौका भी शायद मिले, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद निकलने का मौका मिल जाए। अदरवाइज आपको भारी नुकसान यहां से और तय है। हम सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन एक सीख भी है कि इस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए निवेशकों को। और 1000 शेयर आपने लिए, आगे के लिए आप सतर्क रहिए, यही कह सकते हैं। और इससे मौका जो ही मिले आप इससे निकलने की कोशिश कीजिए। जो भी वेल्थ बचती है आपकी, अब तो आधे से कम है, लेकिन जो भी बचती है उसको बचाने पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब ये सेबी के रडार पर है। और अगर कोई कंपनी सेबी के रडार पर आ जाती है, अगर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, इसका मतलब कि कंपनी में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े गंभीर मसले हो सकते हैं। और भी सवालों को शामिल करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हमें काफी सारे सवाल मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भोपाल से सुरेंद्र जी ने सवाल भेजा है, और टिन प्लेट पर इनका सवाल है। 2000 शेयर्स 220 पर इन्होंने लिया हुआ था और अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। अभी स्टॉक देखेंगे तो 327 के पास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर रुचित आपसे सलाह लेना चाहेंगे। 220 काफी पहले की खरीद लग रही है इनकी, अच्छे समय पर इन्होंने एंट्री भी लिया इस स्टॉक में। उसके बाद 400 के ऊपर के लेवल्स भी देखे होंगे, लेकिन वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया। बट अब आगे की कैसी चाल लग रही है आपको टेम्पलेट में? और तेजी के लिए रुकना चाहिए? काफी शानदार मुनाफा हो रहा है इनको इस वक्त तो इस स्टॉक में 2 लाख के ऊपर का करीब। अभी भी और तेजी के लिए वेट कर सकते हैं स्टॉक में? जी, इनकी बाइंग प्राइस देख के क्लियरली लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और मैं अगर थोड़े लंबे अवधि के चार्ट्स देखूं तो ये जो करेक्शन हमने 430 से लेके रिसेंटली देखे हैं पिछले एक डेढ़ वर्ष में, तो आई थिंक प्राइस वाइज करेक्टिव फेज 2022 अगस्त तक हो चुका था, और अगस्त 2022 से अब तक ये मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज पे चल रहा है, जहां पे प्राइसेस एकदम कंसोलिडेट हो रहा है। सो 300 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस इस पूरे करेक्शन में ये स्टॉक ने बनाया। तो जब तक ये 300 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आई डोंट थिंक इनको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत है। एक बार ये टाइम वाइज करेक्टिव फेज पूरा होता है, फिर आप नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव फिर से स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। सो अपने पोजीशंस को बने रहे, वैसे भी आप लंबे समय के निवेशक है तो, और 300 के नीचे लेकिन मैं जरूर इनको कहूंगा कि आपके स्टॉप लॉस रखे। तो इनके 300 के लेवल टूटते हैं तो फिर आप ये स्टॉप लॉस हिट करके अपने अपने पोजीशंस पे वहां पे मुनाफा वसूली कर ले। 300 रुपए के आप स्तर पर नजर रखें। टिन प्लेट टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और अपने बिजनेस में इनकी मोनोपोली है। 100 साल से ज्यादा पुरानी ये कंपनी है टिन प्लेट। आगे बढ़ेंगे, पुणे से किरण हमारे साथ हैं। किरण नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर जी। मेरा सवाल कैमलिन फाइन पे था सर। 100 शेयर है 109 के रेट से, तो क्या करूं अभी? 8 साल हो गए। कितने साल हो गए? 8 8 साल इन्वेस्टर हूं मैं। हाँ, क्या बात है। आप सही मायने में अगर हम लंबी अवधि के निवेशक कहें तो
किरण जी हैं, 109 रुपए के भाव पर लिया था। हालांकि जितना रिटर्न उम्मीद करते हैं स्टॉक मार्केट से शायद वो ना मिला हो, लेकिन हाँ वेल्थ ज़रूर इनकी बढ़ी है। 172-73 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कैमलिन फाइन साइंसेज, रवि कैसे लगती है आपको कंपनी? क्योंकि हमने इसमें देखा है कि 200 से 250 रुपए के दायरे में भी ये शेयर गया था, लेकिन वहां पर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। अब 125 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। निवेशित रहें या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके ये निकल जाए? क्योंकि इसमें खबर ये भी आ रही है कि प्रोमोटर इसमें ओपन ऑफर लॉन्च करने वाले हैं, अपना स्टेक कुछ बढ़ाएंगे। अब अभिषेक जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किरण जी आप अब ईटी स्वदेश को फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर करिए, क्योंकि देखिए एक टाइम पे प्रॉफिट को बुक करना, स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करना मार्केट के लिए ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आपने केमिकल इंडस्ट्री में निवेश किया है, स्टॉक अच्छा है, परफॉर्मेंस अभी आपकी बढ़ सकती है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा एक जो है वो टाइम को थोड़ा और इंक्रीज कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 200-210 के आसपास के लक्ष्य देखने के बाद ही वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो आप 150 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशन को रिविजिट करिए, अदरवाइज 210 का लक्ष्य रख के आप वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लीजिएगा, या फिर ईटी स्वदेश को वापस कॉल करके स्ट्रेटेजी समझिए। नौ स्वदेश को फिर से आप कॉल कीजिएगा, समीक्षा कर लीजिएगा। लेकिन 210 रुपए तक जाने का भरोसा है रवि को कैमलिन फाइन साइंसेस की। 150 रुपए पर स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइएगा। एक छोटा कारोबार हो रहा है। हालांकि आज ऑप्शंस के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उसको देखकर यही संकेत मिल रहा है कि आज 17,600 टूटेगा नहीं नीचे की तरफ, और 17,700 को पार नहीं कर पाएगा बाजार। आज ये 100 अंकों की जो रेंज है यही क्रूशियल, और इसके बीच ही बाजार घूमता रहेगा। आज निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं कि 2 दिनों की स्ट्रेंथ थी, आज हल्की कमजोरी वहां से भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन छोटे मझोले जो काउंटर से आज वहां पर फुल एक्शन है, और ब्रॉडर मार्केट से संकेत बाजार के लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं। वहां को लेकर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपके सवालों को और शामिल करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में क्या है खास। विष्णुमोहन के पास चलेंगे कमोडिटी की ABCD के लिए। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले इसबगोल की। इसबगोल एक सीलियम सीड्स की तरह होता है और फाइबर से प्रचुर मात्रा में इसकी रहती है, तो इसका काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है। और इसका वायदा NCDX पर लॉन्च हुआ है। मई, जून, जुलाई और अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आज NCDX पर इसका वायदा आज से शुरू हो गया। इस पर ट्रेडिंग भी शुरू है। 24,000 रुपये के आसपास का इसका प्राइस है। 3 मीट्रिक टन की ट्रेडिंग यूनिट है और डिलीवरी यूनिट है। इसके अगर बात करें तो बेस वैल्यू प्रति क्विंटल के हिसाब से है। टिक साइज 5 रुपये के हिसाब से चलेगा और डिलीवरी ऊंझा है, और अनिवार्य तौर पे आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी अगर आप एक्सपायरी तक रुकते हैं तो। साथ ही अगर इसका वायदा के बारे में और कुछ अगर आपको बातें बता दूं तो जो वायदा है इसमें सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ट्रेडिंग होगी, जो आमतौर पर एग्री मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वही ट्रेडिंग का टाइमिंग यहाँ पर है। डिलीवरी महीने के 20 तारीख को इसकी एक्सपायरी होगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मंथ होगा, और कॉन्ट्रैक्ट मंथ, कैलेंडर मंथ के जो भी कॉन्ट्रैक्ट मंथ है उसके पहले तारीख को इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये कुछ बारीक बातें हैं। और डेली प्राइस लिमिट की अगर बात करें तो 4% आपका पहला प्राइस लिमिट है, उसके बाद फिर 6% अपर प्राइस या लोअर प्राइस लिमिट, तो 6% का ऊपर और नीचे का सर्किट लिमिट यहाँ पर है। क्वालिटी नियम, क्योंकि ये डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको क्वालिटी नियम ये है कि इसमें 8% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए उस सीड्स में, और 2% का एरर भी आप लेकर चल सकते हैं। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं। कुल कॉन्ट्रैक्ट साइज का आपको जो 3 मीट्रिक टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 10% आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन भाव में उतार चढ़ाव होंगे तो फिर आपको ये मार्जिन स्पेशल मार्जिन के तौर पर भी मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। इसके यूजेस के बारे में बहुत सारे दवाओं में मेडिसिनल वैल्यू है। इसको थिकनेस के लिए कैप्सूल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हर घरों में इसका इस्तेमाल काफ़ी नॉर्थ इंडिया में होता है। और इसके 3 जो सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं उसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश है, जहाँ पर इसबगोल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और ये रबी के सीजन में इसका उत्पादन होता है, तो यहाँ पर जब बेमौसम बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। उसके हेजिंग के टूल्स के लिए आपके पास NCDX पर आज से एक वायदा का कॉन्ट्रैक्ट, एक वायदा का टूल्स आपके लिए मौजूद है। ठीक है, इसबगोल वायदा की बारीकियां विष्णुमोहन ने समझा दी हैं। अगर आप इसबगोल के अगर ग्राहक हैं, अगर आपके फ्रिज में इसबगोल पाया जाता है तो उसकी आप भरपाई जो है इसबगोल वायदा को ट्रेड करके कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ेंगे। अमृतसर से सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। जी सर पूछिए।
सर ऐसा है कि मेरे पास जुपिटर वैगन के 8400 शेयर हैं 102 के भाव पर। जुपिटर वैगन, यस सर। किस भाव पर आपके पास शेयर हैं? 102। 102 के भाव पर आपने हाल फिलहाल लिए हैं क्या? हाँ, अभी 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते हो गए। ठीक है। जुपिटर वैगन वैसे हमने पिछले साल भर में बहुत बढ़िया तेजी देखी है, शेयर ये डबल हो गया है और जिस भाव पर उन्होंने शेयर लिया है उसी भाव के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है रवि, जरा इस पर आपसे राय चाहेंगे, आप इसको ट्रैक करते हैं क्या? जरा कंपनी को देखिए, बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ग्रोथ इसमें हमने देखी है शेयर के भाव में पिछले 1 साल में, क्या आगे वो जारी रहेगी? आपने सही कहा अभिषेक कि 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, 41 का पीई है और लगभग 83% रिटर्न 1 साल में दे चुका है। और अभी अगर देखा जाए तो सभी चीजें अच्छी हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो 2021 क्वार्टर में जो 9 करोड़ का था वो बढ़ करके अब 45 करोड़ हो गया। तो आपको ग्रोथ समझ में आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये करेक्शन है इसकी वजह से एक अच्छे अट्रैक्शन लेवल पर आ गया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए और स्टॉप लॉस अगर लंबी अवधि का लेते हैं तो लगभग बनता है 85 रुपीज का। टारगेट की बात करें तो जो इसका पिछला अभी रिसेंट हाई आपने देखा था लगभग अराउंड 130 के आसपास का, वो लेवल वापस से आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो रिटर्न प्रोस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो स्टॉक अच्छा है, थोड़ा समय और दीजिए। अगर 6 महीने से 8 महीने का व्यू है तो इस स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहिए। ओके ठीक है, तो 6 से 8 महीने का अगर व्यू है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में इसे रिव्यू जरूर करिए, इसके शेयर प्राइस पर आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ेंगे और व्हाट्सएप पर हमें सवाल आया है सोमनाथ यादव जी का। इनका सवाल नायका पर है। नायका इन्होंने 500 शेयर्स 152 पर लिया हुआ है। रुचित आप सजेस्ट करिए, नायका में तो खैर हर रिटेल निवेशकों को नुकसान ही हो रहा है और इन्होंने भी निचले स्तर पे एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी स्टॉक काफी ज्यादा टूट गया नायका का और एंकर निवेशकों के एग्जिट के बाद भी टूटा। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले क्वार्टरली जो अपडेट आए उसमें भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी नेगेटिव साइड पे थी। तब से हम देख रहे हैं स्टॉक लगातार टूट ही रहा है। क्या करें नायका में? अभी क्या और डाउन साइड आपको दिख रहा है, यहाँ से निकलने की राय देंगे आप? स्ट्रक्चर में तो अभी भी कोई बदलाव नहीं है। जैसे आपने कहा कि काफी सारे इवेंट्स के बावजूद ये स्टॉक कंटिन्यूस करेक्टिव फेज में रहा है और जो भी पुल बैक मूव्स आया हायर लेवल से हमने फिर से सेलिंग प्रेशर ही देखा है। तो यहाँ पे नो जब तक कोई हायर टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर या कोई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में खरीदारी हम स्टॉक में नहीं देखते, तब तक आई थिंक नो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट अप मूव के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनको सेल ऑन राइज की रणनीति दूंगा। स्टॉक अपने 115 से 120 की रेंज में सपोर्ट है फिलहाल, तो एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बैक मूव्स में कभी भी इनको ये 135 140 की रेंज के आसपास मिलता है तो वहां पे ये स्टॉक में से एक बार एग्जिट लेने को देख सकते हैं। ठीक है, सेल ऑन राइज उछाल पर निकलने की सलाह है नायका के शेयर से। बहुत कोशिश की कंपनी ने शेयर को संभालने की, स्प्लिट किया, बोनस भी दिया और लगातार नुकसान हुआ है और लिस्टिंग के बाद से ही कभी वो भाव वापस नहीं आ पाए जिन्होंने पैसे लगाए होंगे लिस्टिंग के वक्त, उनको तो काफ़ी निराशा हुई है। विनोद गर्ग हमारे साथ हैं पटियाला से। विनोद जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर नमस्कार जी। मैंने रिलायंस इंफ्रा के 10,000 शेयर जो 400 रुपए से लेकर 13 रुपए की एवरेज में करके 70 रुपए में पड़े। 70 रुपए की आपके पास एवरेज प्राइस के हैं ये? हाँ 10,000 शेयर। 10,000 शेयर। ठीक है रवि, आपकी क्या राय होगी रिलायंस इंफ्रा को लेकर? हालांकि हम इसमें देख रहे हैं कि अब जो बहुत सारे ऐसे 25 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास करीब करीब 44% के आसपास की ओनरशिप है और अब थोड़ा सा ये जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है, उनकी ओनरशिप कितनी रह गई है, प्रमोटर की जो एक्चुअल होल्डिंग है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल इसमें है? अभी भी 150 रुपए के आसपास का शेयर है, इनकी एवरेज प्राइस से तो डबल का इनको मुनाफा हो रहा है। बांध लें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में रहना है तो ये कंपनी ठीक है? आपको कुछ उम्मीद दिखती है? अब मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर काफी वीक है, थोड़ा स्पेकुलेशन स्टॉक में चल रहा है और ओवरऑल अगर नंबर्स को देखेंगे तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा और आपको यहाँ पर एक बढ़िया बेहतरीन मुनाफा मिल रहा है, डबल हो गया प्राइस, तो मुझे लगता है बिल्कुल बांध लेना चाहिए। प्राइस थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी दिखा सकता है अगर आप
इसको स्ट्रक्चर को नहीं अपनाते तो एटलीस्ट 145 की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए, क्योंकि अगर उसके नीचे ये क्लोज कर जाता है तो वापस से 110 और 90 के रेंज में जा सकता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप वैसे मेरा सजेशन ये होगा कि आप पूरा बुक कर लीजिए। रही बात आपको दूसरे स्टॉक्स की तरफ जाना है तो आपके पास यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर रियल एस्टेट की तरफ जाना है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही रहना है तो आप इनकी तरफ फोकस कर सकते हैं, डीएलएफ की तरफ फोकस कर सकते हैं या एनएमडीसी को आप फोकस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है रिलायंस इंफ्रा पर। अब आगे बढ़ेंगे और फेसबुक के जरिए हमें सवाल भेजा है इंदौर से जकी खान जी ने। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के स्टॉक हैं इनके पास, 150 शेयर्स 119 के भाव पर लिया हुआ। काफ़ी समय से ये स्टॉक एक रेंज में ही अटका हुआ है, ज़्यादा बड़ी तेज़ी दिखी नहीं इस शेयर में, और इन्होंने भी जिस लेवल से एंट्री ली वहाँ से भी नीचे आ चुका है। इस वक्त 93 के आसपास कारोबार कर रहा है। सरकारी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन और लैंड को मैनेज होल्ड करने के कारोबार में है ये, बट स्टॉक प्राइस में ज़्यादा कुछ एक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है पिछले काफ़ी समय से। रुचित, आपको चार्ट्स कैसे लग रहे हैं हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़ के? तो रिसेंटली ये जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट हाइक्स के पॉज का न्यूज आया था, उसके बाद हमने काफी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज ने भी लोअर लेवल से एक पुलबैक मूव दिखा है, लेकिन ये पुलबैक मूव में कोई भी अच्छे वॉल्यूम्स या बड़े वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप मूव नहीं है। और जनरली जब ऐसे सेक्टर में मोमेंटम कोई होता है तो बेहतर हमेशा यही रहता है कि जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है, अच्छे वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, वहीं पे आपका निवेशक इन्वेस्टमेंट भी रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह दूंगा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में से। और सेम अगर आप रियल एस्टेट स्पेस में अगर निवेश रहना चाहते हैं तो एक तो डीएलएफ है लार्ज कैप स्पेस में से, जहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर पोजिशनली अब काफी अच्छे पॉजिटिव टर्न हुए। और मिड कैप स्पेस में से आशियाना हाउसिंग हमें काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ पे भी टेक्निकली एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखा है। आप रिसेंट वॉल्यूम्स देखेंगे तो पिछले 1-1.5 महीने में काफी अच्छा वॉल्यूम्स आशियाना हाउसिंग में भी हुआ है। सो आप ये दो विकल्प आई थिंक ये दो विकल्प हैं जहाँ पे आप अपना निवेश यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो बढ़िया विकल्प आपको रुचित ने बता दी हैं। आशियाना हाउसिंग आज इसमें तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज से आप निकल जाइए, डीएलएफ भी आपके लिए विकल्प होगा। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज आपको बता दें कि ये कंपनी लैंड एसेट्स को डीमर्ज करके बनाई गई है टाटा कम्युनिकेशंस के, जिसको पहले के वीएसएल के नाम से जाना जाता था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसका नाम बदला टाटा कम्युनिकेशंस हुआ और उसके लैंड एसेट्स को डीमर्ज करके हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज को बनाया गया और इसको फिर लिस्ट कराया गया करीब 3-4 साल पहले। ये वो कंपनी है, आप ये ख्याल रखिए। आगे बढ़ेंगे, कोलकाता से राजू अली हमारे साथ हैं। राजू नमस्कार। अच्छा ठीक है, इनका सवाल हमारे पास ट्विटर से आया है और इनके पास है वोल्टास के शेयर 10 की संख्या में 880 रुपए के भाव पर। 880 वाला शेयर 850 के आसपास है। वोल्टास में रवि हमने 1200-1250 रुपए के भी भाव देखे हुए हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल गर्मियां थोड़ी ज़्यादा पड़ेंगी, ऑलरेडी पड़ने भी लगी हैं। हालांकि दिल्ली मौसम उतना ख़राब नहीं हुआ, लेकिन बाकी अगर आप मुंबई तक में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। क्या आपको लगता है कि सही भाव पर इन्होंने शेयर लिया है और समय देते हैं तो इनको मुनाफा होगा? अभिषेक जी, आपने इतने डीप फंडामेंटल बता दिए हैं। गर्मियों का टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल इस कंपनी पे बने रहिए। 1250 के लक्ष्य दिख सकते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों के पास ये स्टॉक है उनके लिए एक फ्यूचर की भी स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि आप हर बार कोशिश ये करिए कि 790-780 की पुट को सेल करते हुए भी चलिए और फ्यूचर भी बाय रखिए। दोनों करके चलेंगे, आपको बेहतर मुनाफा ये स्टॉक देगा लंबे समय पे। यहाँ पे अभी जुलाई और अगस्त तक इस स्टॉक में 1200 के लक्ष्य, 1250 के लक्ष्य तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है अभिषेक जी, टारगेट मैंने बता दिया, बाकी फंडामेंटल आपने गाइड कर दिया, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल, तो कंटिन्यू करिए वोल्टास में, ये राय रवि की तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे और नागपुर से प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रकाश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मुझे दीपक नाइट्राइट के बारे में पता करना था। 1980 का बाइंग है मेरा 100 शेयर का। ओके, ठीक है। रुचित सलाह दीजिए। 1980 पे इन्होंने लिया हुआ है। स्टॉक में हम देख रहे हैं उनके बाइंग लेवल से भी गिरावट है और पिछले 6 महीने में देखें तो करीब 17% टूट चुका है ये स्टॉक। दीपक नाइट्राइट में क्या करें? कब तक रिकवरी आपको दिखाई दे रही है? 1900 के लेवल्स के ऊपर आप कब तक देख रहे हैं, कब तक वॉच करेंगे?
आई थिंक प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी ये स्टॉक में हो चुका है। मैं नवंबर में लगभग 2300 के ऊपर के लेवल ये स्टॉक में देखे थे, जहां से 2300 से स्टॉक 1780 1800 तक का करेक्शन फरवरी तक देखा। लेकिन अब पोस्ट मिड फेब देखेंगे तो जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो अब और एक्सटेंड नहीं हो रहा है। स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में जरूर है जिसमें 1800 1750 ये सपोर्ट रेंज अब बन चुका है स्टॉक में, और ऊपर मे बी 2000 के आसपास स्टॉक में आगे चल के जब भी अपमूव आएगा तो रेजिस्टेंस फिर से बनेगा। तो फिलहाल अपने पोजीशंस को होल्ड करें, क्योंकि आई थिंक करेक्शन यहाँ से ज्यादा बड़े कोई करेक्शंस नहीं आने चाहिए। लेकिन यस जब ये स्टॉक ये हायर एंड ऑफ द रेंज पे आता है 1980 2000 की रेंज के आसपास आता है, तो वहां पे ये स्टॉक को फिर से रिव्यू कर जरूर कीजिएगा कि वेदर वहां पे भी आपको होल्ड करना है कि वहां पे फिर आपको एग्जिट लेना है। रेट पर रुचित का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, संजय गुप्ता का सवाल लेंगे, दिल्ली से हमारे साथ हैं संजय जी। नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर, मेरे पास गेल के शेयर है 1600 शेयर 111 रुपए के भाव पर। सर क्या मैं इस समय और शेयर ऐड कर सकता हूँ इसमें, या इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? और एक सर पीएनबी के 50 रुपए पे 1000 शेयर है, इनमें भी और बाय कर सकता हूँ या निकलना चाहिए, कुछ बताएंगे सर? संजय जी कितना समय आप दे सकते हैं? अगर हम पूछें सर मैं साल भर भी दे सकता हूँ सर। कितना? 1 साल तक दे सकता हूँ सर, 1 साल तक। 1 साल तक दे सकते हैं। हाँ जी सर। पीएनबी 50 रुपए के भाव पर लिया है, 50 रुपए के भाव के आसपास ही है। हमने 65 रुपए के भाव देखे थे पीएनबी में, वहां से करेक्ट हुआ है और माना जा रहा है कि अभी बैंकिंग सेक्टर के लिए चीज़ें यहाँ से ठीक ठाक ही रहने वाली हैं। थोड़े से क्रेडिट ग्रोथ को लेकर थोड़े से सवाल ज़रूर हैं, क्योंकि जो इन्होंने क्रेडिट ग्रोथ देखी है 18% 20% की, शायद वो देखने को आगे ना मिले, थोड़ी वहाँ पर नरमी आ सकती है। लेकिन गेल से शुरुआत करेंगे और रवि आपसे जानना चाहेंगे, अभी गैस प्राइसेस का रिवीजन हुआ नए फॉर्मूले के तहत, इसके बाद इन्होंने गैस की कीमतें थोड़ी सी घटाई भी गेल ने, पाइपलाइन वाला भी इनका बिजनेस है, तो बिजनेस थोड़ा सा डाइवर्स है। हालांकि गेल एक स्लो मूवर है, लेकिन 100 रुपए के ऊपर टिका हुआ है मजबूती से। आपको लगता है कि साल भर का समय देंगे तो 150 रुपए वाले भाव फिर से आ जाएंगे? देखिए अभिषेक जी, मैं कहूंगा कि संजय जी ने 2 स्टॉक चूज किए, एक बहुत अच्छा है और एक के फंडामेंटल बहुत पुअर है। तो पहले गेल का जैसे अगर बात करूं तो देखिए ओवरऑल इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात है कि 109 रुपए पे भी अगर खड़ा रहा तो आपको 10% का रिटर्न मिलेगा डिविडेंड यील्ड से, क्योंकि ये स्टॉक डिविडेंड बहुत अच्छे देता है। तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक का यानी कि फायदा और साथ ही डिविडेंड का भी फायदा, तो अगर स्टॉक की बात करें तो स्ट्रक्चर अच्छा है और इन्होंने एवरेज करने की बात की है, तो बिल्कुल आप 100 से 109 के बीच में आप जब चाहे तब एवरेज कर सकते हैं। और अप साइड का टारगेट अगर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 115 118 120 के आसपास भी अगर आता है तो आपको डबल रिटर्न मिलेंगे। और जैसा अभिषेक जी आप एक्सपेक्टेशन 140-45 की कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ओवर साइड है, लेकिन ये है कि आपको यहां से नुकसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गेल में आपको एवरेज करना चाहिए और 1 साल का लक्ष्य अगर रखते हैं तो 122-125 के आसपास के लक्ष्य आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ सकता है और डिविडेंड का फायदा भी मिलेगा। दूसरा स्टॉक अगर आप अभिषेक जी बोलते तो मैं बोलता हूँ। देखा था कि 65 रुपए के आसपास तक गया, 50 वहां से अब करीब करीब उस स्तर से कह सकते हैं कि 30% के आसपास से ये नीचे है। सस्ता आपको लग रहा है? क्या लगता है कि और ऐड करना चाहिए? बढ़िया मौका है। देखिए मुझे अभिषेक जी ऐसा लगता है कि अच्छे स्टॉक्स को बाय करने में ज्यादा अच्छा है। 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इतने उतार और चढ़ाव पीएनबी ने दिखाए हैं कि आदमियों को बहुत पैनिक होता है। मैं बेटर सजेशन दूंगा कि आप 2 स्टॉक है, आप फेडरल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, आप उसकी तरफ मूव कर जाए, वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। मार्केट में करेक्शन भी हुआ तो आप पैनिक नहीं होंगे और आपको अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन वहां पर मिल सकते हैं। ये 50 पे है, 65 भी आ सकता है, गिर के 35 भी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल फंडामेंटल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन 2 स्टॉक्स की तरफ फोकस करें तो ज्यादा बेटर है। तो फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक ज्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं स्तरों पर, वहां नजर रखिए। पीएनबी से अपना निवेश आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। अब अगले दर्शक को शामिल करते हैं। बिहार से हमारे साथ सचिदानंद जुड़े हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। निजोन केमिकल के बारे में बताइए। 200 शेयर खरीदे 1500 रुपया।
चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। टीवी का वॉल्यूम इन्होंने बढ़ा के रखा है, इस कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं, तो दर्शकों से रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा वहां पर अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कर लिया करिए सवाल पूछते वक्त। बहरहाल इनका सवाल हमारे पास है, नियोजन केमिकल में इनकी खरीदारी है और ये स्टॉक इन्होंने 1500 पे लिया था, 300 शेयर्स, और काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री ली इन्होंने। उसके बाद से हम देख रहे हैं नियोजन केमिकल में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। हाल फिलहाल में केमिकल स्टॉक्स चले भी अच्छे थे, और ये स्टॉक अगर देखेंगे पर्टिकुलरली तो पिछले 1 महीनों में 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी नियोजन केमिकल दिखा चुका है। रुचित, नियोजन केमिकल ऑलरेडी मुनाफा हो रहा है इनको अच्छा खासा, और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए इन्हें? फॉलो करके ट्रेंड को राइड करना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस अपमूव ये महीने में आया है लास्ट कुछ दिनों में, उसमें काफी बेहतर वॉल्यूम के स्टॉक में हुए। सो यूजुअली हम देखते हैं कि जैसे इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट्स आते हैं तो स्टॉक में मोमेंटम अच्छा आगे चल के रह सकता है, और 1900 तक के लेवल्स, 1850 से 1900 तक के लेवल्स आप ये स्टॉक में आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1520 के नीचे अपनी एग्जिस्टिंग पोजिशन पे इनको स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, नियोजन केमिकल्स के लिए स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया रुचित ने, उसको फॉलो कीजिए और शेयर में बने रहने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से सतीश हमारे साथ हैं। सतीश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए आपको? हेलो जी सतीश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, ये पराग मिल का क्या है सर? पराग मिल मेरे पास काफी क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, क्या करूं, होल्ड करूं या सेल करूं? पराग मिल्क आपके पास क्या भाव है? 115 के भाव के हैं? हाँ, 115 वाला शेयर आपका आ गया है अब ये 83 रुपए के नीचे। 1 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है इस पोर्टफोलियो पर। हालांकि हम देख रहे हैं कि 70 रुपए के भी नीचे गया था, वहां से संभलने की कोशिश ये जरूर कर रहा है, लेकिन क्या इस रिकवरी पर भरोसा करें रवि? पराग मिल्क, आपको लगता है कि इसके फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं कि ये रिकवर करेगा और भाव भी आएंगे और क्या प्रॉफिट भी देगा? निवेशित रहें इसमें? देखिए, अगर यहाँ से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 40% तक की रैली दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और वापस अगर ये कहूंगा कि बिल्कुल थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, 100 के आसपास, 105 के आसपास तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस जो आपने पिछला लेवल देखा 70 का, अगर वो 70 के नीचे जाता है तो एग्जिट करिए, नहीं तो थोड़ा सा समय दे दीजिए। 100 के आसपास या 105 के आसपास आता है तो वापस से एक बार ईटी स्वदेश को कॉल करके जरूर रिविजिट करिए अपनी पोजीशन को। स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समय दे सकते हैं। आज इस शेयर में तेजी है, देखिए जब तक तेजी रहती है, सस्टेन करती है, आप इसमें बने रहिए। यहाँ से स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर करते जाइए, उसके बाद समीक्षा कीजिएगा जब स्टॉक में स्थिरता आती है और लगता है कि आपके भाव के नज़दीक जा रहा है तो आप प्रॉफिट, आप उसको इससे निकलने की भी सोच सकते हैं। आपका भाव तो खैर अभी दूर है थोड़ा सा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार नज़र डालते हैं कि इस वक्त बाजार की तस्वीर क्या कहती है। हल्की सी कमजोरी है, एक नैरो रेंज में बाजार घूम रहा है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें या फिर निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स 60,000 के नीचे ही है, 59,629 का स्तर है। आज 100 अंकों के आसपास की कमजोरी है, और आज अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सपोर्ट देने का काम कर रहा है मेटल स्टॉक्स, कुछ हद तक कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। फाइनेंशियल से थोड़ी सी मजबूती हम देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस में हल्की सी तेजी है, हालांकि हमने पिछले सत्र में कमजोरी देखी है, लेकिन जो दिग्गज जहां पर हमने पिछले दिनों प्रेशर देखा था, आज वहां पर स्ट्रेंथ आ रही है। आप L&T के शेयर को देखिए, आप रिलायंस के शेयर को देखिए, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप ज़रा ITC के शेयर पर नज़र डालिए। कमजोरी थी आज शुरुआती सत्र में, लेकिन उस शुरुआती कमजोरी से उबर कर अब ये शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है। 400 रुपये वाला जो स्तर है उसके फिर से ऊपर निकल गया है। और GQG पार्टनर्स ने अपनी स्टेक बढ़ाई है ITC में। हमने एक दिन की प्रॉफिट टेकिंग देखी, 402 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है, वहाँ से नीचे आया, अब फिर से ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है ITC। रवि, आप इस पर राय दीजिए, क्या किसी को अगर पास्ट रिटर्न देख के साल भर की बात करें तो इसमें करीब 60% के आसपास के रिटर्न है, लेकिन 200 रुपये के स्तर से लगातार हमने शेयर में तेजी देखी है और ये डबल होकर 400 रुपये के ऊपर निकल गया। फ्रेश बाइंग करनी है क्या? क्योंकि हम अब तो ITC में कई सारे बिजनेसेस के वैल्यू अनलॉकिंग की भी चर्चा होती रहती है कि टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस थोड़ा अलग कर देंगे, होटल वाला कारोबार अलग हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं शेयर को? क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं?
अभिषेक जी, देखिए इस समय 400 यानी कि लाइफ टाइम हाई के पास से स्टॉक चल रहा है। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यहाँ पर चेंज करनी चाहिए। आप चूंकि हाई को ब्रेक करता है तो जनरली लोग जो है वो इसको बाय के रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से चेंज कर दूं कि अगर आपको 100 रुपए का निवेश करना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40% निवेश करना चाहिए और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 400 से लेकर 380 के बीच में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हर 5 रुपए टूटने पे आप 20% का निवेश करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो 390 और 300 के 85 के बीच जाके बनेगा, वो ज्यादा अच्छा रेट होगा। क्योंकि अपसाइड का अगर टारगेट आप 1 साल का लक्ष्य रखते हैं तो मुझे लगता है 425 और 435 के हाई तो जरूर बनाएगा, लेकिन सस्टेन कर पाना मुश्किल होगा। तो आप स्ट्रैटेजिकली अगर निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा है। अब अगर किसी का व्यू 3 साल और 5 साल का है तो जरूर मैं कहूंगा कि आप इन लेवल्स पे करें, या थोड़ा बहुत आप 40-50 रुपए नीचे करेक्शन आए तो करें। तो मुझे लगता है कि कांस्टेंट जो रिटर्न है वो 11 से 12% आपको मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि आपको 2 साल से 3 साल का निवेश यहाँ पर बनाकर रखना चाहिए। तो आप स्ट्रैटेजिकली जो आपको सूट करता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये धुआंधार वाली तेजी जो चल रही थी ये अब नहीं होगी, थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि रैली जो होती है शेयरों में वो उसमें ना एक समय होता है, एक काल आता है, उसके हिसाब से शेयर चलते हैं, फिर थोड़ा सा सुस्ताते हैं, एक कंसोलिडेशन वाले फेज में जाएंगे, फिर रैली की शुरुआत होगी। तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ जिनके पास हैं वो बने रहें, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर जिसका पैसा डबल हो गया है वो तो निश्चित तौर पर अगर चाहें तो ये एक थियोरेटिकल तो नहीं, बट ये हाँ एक नैतिक सिद्धांत जरूर ये कहता है कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें अगर आपके पैसे डबल हो गए हों तो शेयर में। ठीक है, चलिए फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। रुचित जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद विश्व लेकर